जय हिंद दोस्तों, आप सभी को विद्या प्रसार चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बिहार जीके का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जो कि यूडिटेरिया से उठाया गया है। और ये यूडिटेरिया का जो है चतुर्थ एडिशन का बुक है, जो मार्केट में अभी अभी उपलब्ध करवाया गया था। और ये हमारा आज का सेट नंबर 1 है। और इसमें कुल 53 सेट है। और इसमें पर सेट में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेगा। और कुछ सेट के बाद आपको प्रीवियस ईयर बीपीएससी का भी सेट इसमें डाला गया है। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हुए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये निश्चित रूप से आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई और बिहार शिक्षक, बिहार पुलिस एवं तमाम बिहार के वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आपको ये सेशन को कंटिन्यू करते रहना है। और मैं जो कोशिश क्या कर रहा हूँ कि मैं पर डे 2 सेट लाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि 13 सितंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम है, आप सब जानते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो कोशिश है कि जितना जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए, ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा कारगर साबित हो। और यहाँ से बीपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हूबहू टक्कर जाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हुए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, वो बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे। तो पहले तो जानिए कि बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक कौन थे। तो बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादक महेश नारायण थे। लेकिन बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बहुत बड़ा अग्रणी भूमिका निभाए थे। और सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, बल्कि कृष्ण सहाय भी थे, नंद किशोर लाल भी थे। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर दो जो कहता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे। तो वकालत की पढ़ाई करने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 1889 में गए थे। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार समर्थन का प्रस्ताव लाया गया था। पृथक बिहार समर्थन का प्रस्ताव दिसंबर 1911 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। और इसका जो अध्यक्ष जो थे वो थे विश्वनारायण पंडित धर। क्या थे इसका अध्यक्ष? विश्वनारायण धर थे। तो आपको इसका अध्यक्ष भी ध्यान में रखना है कि विश्वनारायण धर। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव कौन लाए थे। तो तेज बहादुर सबरू लाए थे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे यहाँ दिल्ली दरबार लगा था, और तीसरा दिल्ली दरबार जो था 1911 में लगा था जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार में ये डिसाइड किया गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और बिहार को बंगाल से पृथक करने की बातें कही गई थी। तो हमारा 1911 के दिल्ली दरबार के तहत 1912 में बिहार राज्य को पृथक किया गया था, अलग किया गया था। और आपको ये भी पता है कि बिहार दिवस जो हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को मनाते हैं, क्योंकि 22 मार्च को इसका घोषणा हुआ था कि बिहार को अलग कर दिया जाएगा। 22 मार्च 1912 को, तब से बिहार जो है अलग एक स्टेट के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर बिहार समर्थन के प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो तेज बहादुर सबरू ने पेश किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष से प्रति वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, तुरंत ही क्वेश्चन पूछ दिया। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस जो मनाया जाता है, ये 2010 से मनाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन नंबर ए। बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है। तो ये जो पहले 400 रुपया दिया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यही राशि बढ़ा करके क्या कर दिया गया है? 1100। तो आप इसको ध्यान में रखना, 1100। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को
कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। बिना ब्याज के पहले तो जानिए बिहार स्टार्टअप नीति कब आया था, तो 2022 में, और इसके तहत 10 वर्षों तक के लिए युवाओं को बिना ब्याज के रूप में कितनी राशि दी जाती थी, तो वो आंसर होगा 10 लाख रुपया दिया जाता था स्टार्टअप करने के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन मैन के नाम से रवि सिन्हा को जाना जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछे माउंटेन मैन, तो माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी थे, और इनका जो जन्म हुआ था गया जिला के गहलौत गांव में इनका जन्म हुआ था। तो अगर आपसे माउंटेन मैन पूछेगा तो दशरथ मांझी, और ऑपरेशन मैन पूछ रहा है तो रवि सिन्हा, आप इसका सही जवाब टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि बिहार सरकार द्वारा 100% यानी 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है। तो 2030 तक बिहार सरकार ने 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2030 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। तो पहले तो जानिए कि कौटिल्य का पुस्तक कौन था। तो कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का चर्चा किया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 प्रकार के दास होगा। कर्नाटक वंश के किस शासक ने कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि धारण किया था। कर्नाटक कुलभूषण की उपाधि कर्नाटक वंश के कौन सा शासक किया था। तो राइट आंसर होगा नामदेव, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ है। तो पंजी प्रबंध का विकास बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में हुआ था। तो हरि सिंह देव के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला जो प्रथम शासक था वो था इल्तुतमिश। और दोस्तों आप जानते हैं कि इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 था, और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने ही दल चालीसा का शुरुआत किया था। 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप बनाया था और दल चालीसा का शुरुआत किया था, और इल्तुतमिश ने ही एकता प्रथा की शुरुआत किया था। और इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी बनी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी, और भारत के प्रथम और एकमात्र महिला शासिका जो बनी थी वो कौन बनी थी, रजिया सुल्तान। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 13, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। बाहर से मुस्लिम अंदर से हिंदू वो कौन था। तो शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक जो शासनकाल रहा है, शेरशाह सूरी का शासनकाल रहा है। और आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम है। और शेरशाह सूरी अपने इतिहास में किस लिए जाने जाते हैं, तो अपने प्रशासन के लिए शेरशाह सूरी जाने जाते हैं इतिहास में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रशासन के लिए जाने जाते हैं, और ये बाहर से मुस्लिम और अंदर से ये हिंदू जैसे व्यक्ति थे, और वो था शेरशाह सूरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि धारण किया था। 1607 मुगल बादशाह कौन रहेगा। 1605 में मुगल बादशाह अकबर का मृत्यु हुआ था, और 1605 से मुगल बादशाह जो बने थे वो बने थे जहांगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया। मनिहारी का युद्ध, पहले तो समझिए कि मनिहारी का युद्ध कब हुआ था। तो मनिहारी का युद्ध 1700 मनिहारी का युद्ध जो हुआ था, ये जो हुआ था मनिहारी का युद्ध बक्सर पलासी के युद्ध से पहले हुआ था, और पलासी के युद्ध 1757 में हुआ था। तो मनिहारी के युद्ध 1700 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1765।
तो किस शासक ने मनिहारी के युद्ध, तो मनिहारी के युद्ध 1765 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो सिराजुद्दौला और जो हुआ था शौकत जंग के बीच हुआ था। एक्चुअली में शौकत जंग कौन थे? तो सिराजुद्दौला के मौसेरा भाई थे। और आपको पता है कि शौकत जंग सिराजुद्दौला के मौसेरा भाई थे और इन्हीं के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला जीते थे और शौकत जंग हारे थे। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि सिराजुद्दौला से पहले बंगाल का नवाब कौन थे? तब बंगाल का नवाब जो थे अलीवर्दी खां था। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब था और अलीवर्दी खां का नाती जो थे वो सिराजुद्दौला थे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जिसका विरोध जो किया गया इनका मौसेरा भाई शौकत जंग के द्वारा किया गया और उसी में मनिहारी के युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला शौकत जंग को मार गिराया और सिराजुद्दौला को जीत हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखेंगे। मांझी व्यवस्था, मांझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? मांझी व्यवस्था का संबंध संथाल विद्रोह से है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा संथाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर ए। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चौपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है? तो चंपारण के किसानों की दुर्दशा का जो चित्रण किया है वो जो है प्रताप में किया गया है। और प्रताप का संपादक कौन है? तो पीर मोहम्मद मुनीस हैं। आप ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग बात करते हैं। तो खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की? तो वकालत छोड़ने की जो घोषणा की थी मोहम्मद जुबैर ने किया था अपना वकालत छोड़ने की घोषणा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना होगा। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत 1920 में बिहार के डुमरांव में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 जो है 1932 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहले तो यह पटना किया गया था, लेकिन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों का वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया? तो बिहार को ए ग्रुप में रखा गया था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास ये सब जो थे ये ग्रुप ए में थे, तो बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो विद्यापति द्वारा लिखी गई है न्याय कंडिका। न्याय कंडिका सही जवाब हो जाएगा। विद्यापति का रचना जो है न्याय कंडिका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो मुखिया को नहीं, कई लोग मुखिया को मार देंगे और बोलेंगे कि सही बना के आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सवाल जो है आपको बहुत छोटा सवाल तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे फंसाने वाली बात करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को उप मुखिया अपना त्याग पत्र सौंपता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपना राजधानी बनाया था? तो रोहतास को राजधानी बनाया था मान सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर जो थे ये प्रथम अध्यक्ष थे बिहार लगान परिषद के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। सिकंदर लोदी ने हुसैन सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन सरकी को पराजित किया था और बिहार का प्रभारी किसे नियुक्त किया था? तो दरिया खान लोहानी को किया था बिहार का प्रभारी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, दरिया खान लोहानी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था?
स्वराज ट्रेन का परिचालन जो किया गया था, ये जो था भारत छोड़ो आंदोलन, इसके दरमियान किया गया था। आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसी के दरमियान बिहार से स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक है? तो शुष्क पर्णपाती वन आप जानते हैं कि बिहार में जो गया है, जहानाबाद है, रोहतास है, यहाँ पे धारवाड़ चट्टान पाया जाता है और धारवाड़ चट्टानों में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन वहीं पाया जाता है जहाँ पे जो वर्षा होता है 120 सेंटीमीटर से कम जहाँ पे वर्षा होता है वहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। तो गया में भी शुष्क पर्णपाती वन, जहानाबाद में भी, रोहतास में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार में बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? बरैला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो बरैला झील पक्षी अभयारण्य जो है आपको वैशाली में है। बस से बरैला और बस से वैशाली आप ध्यान में रखिएंगे। तो बरैला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में आपका सही जवाब होगा। बिहार के किस पक्षी बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं? लालसर नामक कश्मीरी पक्षी जो है बक्सर पक्षी बिहार में प्रवेश करते हैं और 21 मंथ से प्रवेश करते हैं, अक्टूबर से फरवरी तक प्रवेश करते हैं। तो राइट आंसर होगा बक्सर पक्षी बिहार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 का आता है, बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, ये सब जोन 5 में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आप ध्यान में रखना, रेशम का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है बिहार के किस जिला में होता है? तो राइट आंसर होगा भागलपुर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? कोसी परियोजना की नहरें जो है हनुमान नगर के निकट से निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हनुमान नगर निकट, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषीय अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? द्विभाषीय अभिलेख जो प्राप्त हुआ है ये बाबर के बारे में मिला है और आप जानते हैं कि बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा है और बाबर ही हिंदुस्तान में मुगल वंश की नींव रखा था, मुगल वंश की स्थापना किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि बिहार से जो प्राप्त हुआ अभिलेख ये 2 भाषा में प्राप्त हुआ है, बाबर से संबंधित है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तब पंचों की गणपूर्ति की संख्या कम से कम 7 होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे हम बात करते हैं। तो 37 कहता है कि बिहार के किस क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी जो है छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाया जाता है। तो राइट आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। तो मध्यकाल में जो बिहार शरीफ प्रसिद्ध था, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में बिहार शरीफ जाना जाता था, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है? बिहार सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1987 में दिया गया था। तो राइट आंसर आपका याद रखना है 1987, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में किसे जाना जाता है? फिरंगिया संगीत के रचयिता जो होंगे ये होंगे मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है। आप जानते हैं कि बिहार स्टार्टअप नीति ये लाया गया था 2022 में और बिहार ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति जो लाया गया था
ये कोरोना काल में लाया गया था 2021 में। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन ये 2020 में, और कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में किया गया था। तो एक का डी, एक ही आंसर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर से आप ध्यान में रखेंगे कि बिहार स्टार्टअप नीति जो है 2022 में आया था। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति जो था 2020 में आया था, और ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 में आया था, और कृषि रोड मैप का शुरुआत 2008 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 देखते हैं। 42 क्वेश्चन क्या कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो हजारीबाग जेल से एक पत्रिका आता था, और वो भी था मासिक, यानी महीना में एक बार आता था, और वो कैसा था, हस्तलिखित था, और ये जो पत्रिका का नाम था बंदी कैदी था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बंदी कैदी होगा, और बहुत VVI क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं जो है बाल विकास, राज्य का विकास, ये 7 निश्चय 2 में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है। तो 5.0 का संबंध जो है बिहार सरकार का जो है ये मिशन जो है वृक्षारोपण से है। तो राइट आंसर आपको ध्यान में रखना है 5.0 वृक्षारोपण। वाल्मीकि रामायण में बक्सर के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। बक्सर के क्षेत्र के लिए मल्द भी बोला गया है और करुणा भी बोला गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली नहीं है। अभी आपको बताया गया कि धारवाड़ में जो है ये पूरा के पूरा गया वाला क्षेत्र पाया जाता है। तो धारवाड़ भूस्तरीय क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो ये आपका रोहतास नहीं है। रोहतास जो है बिंद क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में है, बिंद क्षेत्र में, जबकि नवादा, जमुई, मुंगेर, गया ये सब धारवाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहर नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। हरहर नदी घाटी को दून घाटी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दून घाटी। बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम बताइए। यानी दोआब क्षेत्र बताना है। तो दोआब क्षेत्र बताना है तो पहले जो है घाघरा और गंडक नदी के दोआब को घाघरा गंडक दोआब कहते हैं। गंडक और कोसी नदी के बीच के क्षेत्र को गंडक कोसी दोआब कहते हैं, और कोसी महानदी के बीच के क्षेत्र को कोसी महानंदा दोआब कहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि आप एक बार देख लेंगे कि ये जो है घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, ये कोसी नदी है, और ये महानदी है। तो यही इसका क्रम है, पहले घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, और फिर महानंदा। तो घाघरा और गंडक के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं, घाघरा गंडक के बीच के क्षेत्र को घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र, और गंडक और कोसी के बीच के क्षेत्र को गंडक कोसी दोआब क्षेत्र, कोसी और महानदी के बीच के क्षेत्र को कोसी महानदी दोआब क्षेत्र। तो इसका सही क्रम जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो एक भी है ये सबसे पहले में, मतलब सबसे किधर है, पश्चिम में है। पश्चिम से पूरब की ओर अगर बताएंगे तो घाघरा गंडक दोआब क्षेत्र, गंडक कोसी दोआब क्षेत्र, कोसी महानंदा दोआब क्षेत्र। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, बिहार में बहने वाली नदी फल्गु निम्न में से किस नदियों के संगम का रूप है। यानी फल्गु में कौन कौन सा नदी आकर के मिलता है। तो फल्गु में आप जानते हैं कि नीलांजना नदी तो मिलता ही है, और नीलांजना के साथ साथ यहाँ पे मोहना नदी भी मिलता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा फल्गु का सहायक नदी मोहाना और नीलांजना है। मोहना नहीं, मोहाना और नीलांजना।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का लास्ट सवाल है, बिहार के किस जिले में पिगमोट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमोट स्वैम्प मिट्टी जो है ये कई बार सवाल में आया है और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। इस तरह से मैं 50 क्वेश्चन आप लोग को जल्दी जल्दी ख़त्म किया है और हो सकता है कि आज ही आपका दूसरा सेट मिल जाए, क्योंकि बिहार में जो बीपीएससी एग्ज़ाम लेने वाला है वो 13 सितंबर को इसका डेट निकाल दिया गया है एग्ज़ाम का। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि एग्ज़ाम होते होते जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जाए ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्टली वहाँ पे बेनिफिट दिखे इस क्लास का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तब तक इसको रिवीजन कीजिए, फिर मैं दूसरा सेट लाऊंगा, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें। धन्यवाद।